Now we are discussing about what is the storage devices in a computer, and simply it is called of the computer memory. तो बेसिकली जो हम डाटा को स्टोर करते हैं वो दो तीन टाइप से कर सकते हैं। तो पहला जो टाइप है वो स्टोर द डाटा कैसे कैसे कर सकते हैं, रैम में कर सकते हैं, कैश फाइल में कर सकते हैं, हार्ड डिस्क में कर सकते हैं, ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव में भी कर सकते हैं। तो यहाँ हम क्या करते हैं, डाटा को स्टोर करने का काम करते हैं। यूएसबी अगर आप देखो तो यूएसबी इज वन टाइप ऑफ स्टोरिंग डिवाइस। अब मेमोरी ARK एक मैंने यहाँ पे एक पिरामिड टाइप से बनाया है। ये आपको ये बताएगा कि जैसे आप नीचे से ऊपर की ओर जाओगे तो आपका जो कॉस्ट है, आपका जो एक्सेस स्पीड है एंड स्टोरिंग कैपेसिटी, तीन चीजें ही मेमोरी के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। कि वो कितनी महंगी है, सस्ती है, उसकी एक्सेस स्पीड कितनी है, मतलब आपने जैसे इसको इनपुट किया तो वो कितनी जल्दी से चीजों को प्रोसेस करके आपके सामने प्रस्तुत कर रही है, वो एक्सेस स्पीड हो जाएगी। और तीसरी जो बात है वो है स्टोर्ड कैपेसिटी, स्टोरिंग कैपेसिटी। स्टोरिंग कैपेसिटी का सिंपल सा मतलब है कि उसमें कितनी ज्यादा MB, KB, GB स्टोर करने की कैपेसिटी है। तो सबसे ज्यादा अगर मैं आपको बताऊं कि स्टोरिंग कैपेसिटी किसमें होती है तो वो मैग्नेटिक टेप में होती है। मैग्नेटिक टेप का सिंपल सा एग्जांपल कैसेट्स है। उसके बाद ऑप्टिकल डिस्क में होती है, उसके बाद स्टोरिंग कैपेसिटी, उसका प्राइमरी मेमोरी मैंने आपको बताया था, इनको मेन मेमोरी भी बोला जाता है। और प्राइमरी मेमोरी का सिंपल सा एग्जांपल है रैम, etc। फिर उसके बाद जो स्टोरिंग कैपेसिटी है वो है कैश मेमोरी की। इस कैश मेमोरी की स्टोरिंग कैपेसिटी मैंने आपको बताई थी कि 256 KB से 2 MB तक मानी जाती है। उसके बाद रजिस्टर्स जो होते हैं वो काफी यूजफुल होते हैं सीपीयूज में, जैसे ALU में हमने यूज किया था रजिस्टर्स का। पर इसमें प्रॉब्लम यह है कि इनकी स्टोरिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है रजिस्टर्स की। पर मैं एक्सेस स्पीड की अगर बात करूं तो सबसे ज्यादा एक्सेस स्पीड किसकी होती है, रजिस्टर्स की, उसके बाद कैश मेमोरी की, उसके बाद प्राइमरी मेमोरी की, उसके बाद मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल डिस्क की, और एट द लास्ट इज मैग्नेटिक टेप की। फिर कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो सबसे कम कॉस्ट होती है मैग्नेटिक टेप की। जैसे आपने डिस्क वगैरह देखा होगा, अपने यहाँ कैसेट्स पड़े रहते हैं घरों में, कोई इनकी इज्जत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सस्ते हैं। लेकिन रजिस्टर्स को किसी ने देखा है, वो सिर्फ कंप्यूटर के एक स्पेसिफिक पार्ट CPU में लगा हुआ होता है। कैश मेमोरी जो होती है इनकी भी कॉस्ट कम होती है। कैश मेमोरी बेसिकली आपके कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल्ड होती रहती है, आपके फोन में कैश मेमोरी आ जाती है। ठीक, नेक्स्ट जो मेरा डिस्कशन है वो दो चीजों पर है कि एक्सेसिबिलिटीज क्या होती हैं। तो एक्सेसिबिलिटी है कि डाटा रिकॉर्ड्स को कितनी जल्दी रीड एंड राइट कर सकता है, वही उसकी एक्सेसिबिलिटीज कहलाती हैं। डाटा के रिकॉर्ड को कितनी जल्दी एक्सेस कर सकता है, वही उसकी क्या कहलाती है, एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी दो टाइप की हो सकती हैं, रैंडम एक्सेसिबिलिटी एंड सीक्वेंशियल एक्सेसिबिलिटी। अब रैंडम एक्सेसिबिलिटी का मतलब है कि सपोज करो आप यहां हो और आपको किसी रैंडम पार्ट्स में, मान लो सेक्शन 12 में जाना है, तो रैंडम एक्सेसिबिलिटी क्या करेगी, डायरेक्ट वहां पे कूद के चली जाएगी। ये फास्ट प्रोसेस है, जंप करके चली जाएगी। इसीलिए जितनी भी रीड एक्सेस मेमोरी रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी रोम, ये सब क्या होती हैं, रैंडम एक्सेसिबिलिटी के उदाहरण हैं। लेकिन जो सीक्वेंशियल एक्सेसिबिलिटीज है उनमें क्या होगा कि एक स्टेप से पहले हम दूसरे स्टेप में, दूसरे से तीसरे, मतलब टोटली स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, तो उसको हम बोलेंगे सीक्वेंशियल एक्सेसिबिलिटी। स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, कैसेट, मैग्नेटिक टेप। क्योंकि मैग्नेटिक टेप में आपने देखा होगा एक रील टाइप से होती है, उस पे ऐसे गोल 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 करके खूब सारी रील्स ऐसे जमा रहती हैं।
और वो यहाँ से एक रिबन फिर दूसरे वाली रील में जाती है। तो अगर आप चाहो कि गाना आप जो बीच में चला रहे हो उसको शुरू से चलाना स्टार्ट कर दो, ऐसा नहीं होगा। जब तक ये रील पूरी इसमें वाइंड अप नहीं हो जाएगी तब तक वो गाना खत्म नहीं होगा। तो सिक्वेंशियल एक्सेसिबिलिटी, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब जो अगला मेरा डिस्कशन है वो है 25 का। अब जो रैंडम एक्सेस है वो वही होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी ही क्या होती है, मेन मेमोरीज होती हैं। इनका यूनिक एड्रेस होता है, ऐसे नहीं कि पड़ी हैं उठा लाए, नो नो नो। इसके उदाहरण है डी रैम, एस डी रैम एंड वी रैम। वी रैम का मतलब होता है वीडियो रैम। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और बार बार पूछा जाता है कि अगर आपकी वीडियो फाइल आपके डाटाबेस में स्टोर है तो वो किस रैम में होंगी, तो वो वीडियो रैम या वी रैम में होंगी। कहाँ होंगी, वीडियो रैम या वी रैम में होंगी। दूसरी मैं बात करता हूं सिक्वेंशियल एक्सेस की। तो सिक्वेंशियल एक्सेस का सिंपल सा मतलब है कि ये ऑर्डर स्टेप बाय स्टेप होते हैं, मेमोरी को एक्सेस करेंगे। ठीक, जैसे मैग्नेटिक टेप, मैंने ये पहले भी आपको एग्जांपल बता दिया। तीसरा जो होता है वो डायरेक्ट एक्सेस। डायरेक्ट एक्सेस का सिंपल सा उदाहरण है, इनमें इंफॉर्मेशन ट्रैक के एक फॉर्म से स्टोर हो जाती है, जैसे पीसीआई कंट्रोलर, हार्ड ड्राइव एंड कंट्रोलर। तो डायरेक्ट एक्सेस वो हार्ड ड्राइव का एग्जांपल आप समझ लो। अब सिर्फ बाहर मेमोरीज की मैंने बात की, अब कंप्यूटर की मेमोरीज की मैं बात कर लेता हूं कि कंप्यूटर्स में कौन कौन सी मेमोरीज होती हैं, कंप्यूटर किसी भी चीज को कैसे याद रखने का काम करता है। ठीक ठीक, अब कंप्यूटर मेमोरीज कौन कौन सी हो सकती हैं, पहला है प्राइमरी मेमोरी और दूसरा है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी कौन कौन सी हो सकती है, प्राइमरी मेमोरी रैम हो सकती है एंड रोम हो सकती है। रैम के भी दो एग्जांपल हैं, एस रैम, डी रैम और एक और होता है वी रैम। रोम के जो एग्जांपल है वो पी रोम, ER रोम एंड EEPR रोम। ठीक, सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो हो सकती है HDD, SD कार्ड, फ्लॉपी डिस्क एंड मैग्नेटिक टेप। अभी रिसेंटली एक विवाद चल रहा है कि जो जापान है वो फ्लॉपी डिस्क का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है, जबकि ये बहुत कम स्टोरिंग कैपेसिटीज रखती हैं, पर इनकी जो स्पीड है but is accessible speed is very high, its speed is very high, that's why the Japanese are using these floppy disks nowadays। नेक्स्ट जो मेरा डिस्कशन है वो प्राइमरी मेमोरी को थोड़ा सा एलोबरेट करने का है कि प्राइमरी मेमोरीज जो होती हैं उनको कैसे एलोबरेट कर सकते हैं। तो प्राइमरी मेमोरीज जो होती हैं वो डायरेक्ट सीपीयू से कम्युनिकेट्स करती हैं, जैसे मैं रैम की बात करूं, रोम्स की बात करूं, तो ये डायरेक्ट कंप्यूटर से कम्युनिकेट करती हैं कि मेरी स्पीड इतनी है, तुम इससे ज्यादा चलोगे ना तो मैं हैंग कर जाऊंगी, ऐसा होता है उनका सिनेरियो। ठीक, ये वॉलेटाइल नेचर्स की होती हैं। वॉलेटाइल नेचर्स का मतलब होता है इनकी याददाश्त बहुत कम होती है। सपोज करो तुम अभी कोई काम कर रहे हो लैपटॉप में और अचानक आपका लैपटॉप बंद हो गया, अब आपके रैम में वो चीजें स्टोर नहीं रहेंगी, जब आप दोबारा खोलोगे ना खत्म, खेल खत्म। तो वो वॉलेटाइल नेचर्स की होती हैं। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम में भी दो पार्ट्स मैंने आपको बताए थे, डी रैम एंड एस रैम। डी रैम जो होता है वो डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है वो स्लोअर होती है और लेस एक्सपेंसिव होती है। जो चीज स्लो है ना उसकी कॉस्ट कोई क्यों देगा, सिंपल सी बात है। और ये पावर भी कम कंज्यूम करती हैं, इसको हम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं। जबकि मैं एस रैम की अगर बात करूंगा तो ये स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, जो फास्टर होती है, मोर एक्सपेंसिव होती है एंड मोर पावर कंज्यूमिंग भी होती है। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई तो हम आगे बढ़ते हैं।
ठीक। अब हमने रैम के बारे में जान लिया, अब हमारा जो अधिकार है वो जानने का है रोम के बारे में। व्हाट इज अ रोम? तो रैम जो था वो वॉलेटाइल इन नेचर था, मतलब वो अपनी मेमोरी को जल्दी से भूल जाता था। पर जो रोम है, जैसे आपने मोबाइल खरीदते टाइम ध्यान दिया होगा दो ही चीजों का, रैम कितना है 4 GB, रोम कितना है 16 GB। तो रोम बेसिकली क्या करेगा, रोम आपके पूरे के पूरे सिस्टम को, आपके फाइल मैनेजर को, आपके वीडियो मैनेजर को, आपके व्हाट्सएप मैसेजेस को, आपके वीडियोस फाइल्स सबको एक जगह स्टोर करके रखेगा। तो ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। ये क्या होती है? नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी का सिंपल सा मतलब है कि ये मेमोरी जल्दी से फ्लैश आउट नहीं होती है। ठीक, यह कंप्यूटर को बूटअप करने के काम आती है। अगर आपका कंप्यूटर बहुत ज्यादा स्लो है, आपका फोन बहुत ज्यादा स्लो है, तो हम बोलते हैं इसका रोम स्पीड अप कर दो, इसका रोम क्या कर दो, स्पीड अप कर दो, तो पता चलेगा ये बूट अप करने का काम करती है। रोम जो होती है वो हार्डवेयर डिस्क जैसे बायोस चिप के माध्यम से इंस्टॉल्ड रहती हैं। मतलब ये हार्ड डिस्क टाइप की होती हैं जो आपके किसी भी पर्टिकुलर उसमें इंस्टॉल होती हैं, कंप्यूटर लैपटॉप में। रोम मेमोरी को सरलता से ओवरराइट एंड मॉडिफाइड नहीं किया जा सकता। मतलब रोम में जो आपने एक बार मॉडिफाइड कर दिया वो फिर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसीलिए इसका लेटेस्ट वर्जन हम लोगों ने यूज किया था, पी रोम, ईपी रोम एंड ईपीपी रोम। ठीक है ना। रोम में जो डाटा स्टोर है उसे मॉडिफाइड करना कठिन होता है, वही मैं बातें बता रहा था। लेकिन अगर किसी भी प्रॉब्लम्स की वजह से आपको रोम में रखे डाटा को मॉडिफाइड करना पड़े तो हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोम के बारे में पढ़ते हैं। पहला है पीरोम। पीरोम का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मतलब ये एक टाइम ही प्रोग्रामेबल होती है, इसको मैं दोबारा प्रोग्रामेबल नहीं कर सकता। ये हाई वोल्टेज के इस्तेमाल से डिस्ट्रॉय कर सकती है डाटा को। ठीक, नेक्स्ट जो मैं बात करूंगा वो बात करूंगा ईपी रोम की। ईपी रोम का फुल फॉर्म होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक, इसे स्ट्रॉन्ग अल्ट्रावायलेट रेस से रीराइट किया जा सकता है। मतलब इसको हम इरेजेबल का मतलब ही क्या है कि हम उसको इरेज करके नया प्रोग्राम इसमें लिख सकते हैं। तो इसमें अल्ट्रावायलेट लाइट्स का यूज कर सकते हैं, पर इसमें वोल्टेज की उतनी जरूरत नहीं होती। जो डबल ईपी रोम होता है वो ईपी रोम के जैसा ही, लॉजिकली ईपी रोम के जैसा ही होता है, बस इसमें जो इनेबल करने के लिए प्रोग्रामेबल यूज किया जाता है वो इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी से होता है। ये ईपी रोम की तरह ही होता है, बस इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, जब मैं बात करूंगा कैश मेमोरी की, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कैश मेमोरी की स्पीड एक्सेस एरिया होता है, वो हाई स्पीड एक्सेस एरिया होता है। ये एक स्टोरेज बफर की तरह काम करता है। ठीक है ना। स्टोरेज बफर का सिंपल सा मतलब है कि ये आपके बड़ी बड़ी फाइलों को कंप्रेस करके एक जगह छोटी फाइल में रखता है, और जब आपको जरूरत होती है, जब आप बार बार उसी फाइल को ओपन करते हैं, तो वो उसकी कैश मेमोरी बनाने की वजह से वो फाइल आपकी जल्दी से एक्सेस हो जाती है। कैश मेमोरी का जो साइज होता है बहुत कम होता है, मैं आपको 15-20 बार बता चुका हूं। 556 KB से 2 MB तक होती है। टुडेज हम जो कैश मेमोरीज यूज करते हैं वो L2 और L3 लेवल की होती हैं, जबकि पास्ट में जो हम यूज करते थे वो L1 लेवल की कैश मेमोरीज होती थी। ठीक, आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब प्राइमरी मेमोरी की तो मैंने बहुत सारी बातें कर ली, अब मुझे बात करना है सेकेंडरी मेमोरी। व्हाट इज अ सेकेंडरी मेमोरी? तो प्राइमरी मेमोरी
रैम रोम ये सब थी, मतलब वो कहीं ना कहीं से कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल्ड थी, प्रोग्राम्स के रूप में थी, सॉफ्टवेयर के रूप में थी, हार्डवेयर के रूप में थी, पर कहीं ना कहीं कंप्यूटर के अंदर थी। पर जो मैं सेकेंडरी मेमोरी बता रहा हूं ना, ये हेल्प करती हैं प्राइमरी मेमोरीज को सपोर्ट करने के लिए। सपोज करो आपका फोन 16 जीबी का है, ठीक है ना। अब आपको अपने फोन में 50 जीबी तक का मटेरियल रखना है, तो आप एक्सटर्नल सेकेंडरी मेमोरी, जिसको चिप बोलते हैं, उसका यूज कर लोगे, ठीक है ना। तो सेकेंडरी मेमोरी जो होगी वो स्टोरिंग कैपेसिटी उसकी ज्यादा होती है, ये सीपीयू के द्वारा डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आती है। ये पहले क्या करेगी, प्राइमरी मेमोरी इसको चीजों को भेजेगी, उसके बाद फिर वो सीपीयू में जाएगा, फिर उससे काम हो पाएगा। तो कुछ एग्जांपल्स हैं प्राइमरी मेमोरीज के, जैसे मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क एंड सॉलिड्स। तो मैग्नेटिक डिस्क में जो एग्जांपल है वो हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मेमोरी स्टिक। जो ऑप्टिकल डिस्क के उदाहरण है वो है सीडी, डीवीडी एंड ब्लूरे। ब्लूरे की जो स्पीड होती है और जो कैपेसिटी होती है वो सीडी और डीवीडी से ज्यादा होती है। और सॉलिड से अगर बात करूं तो पेन ड्राइव एंड फ्लैश ड्राइव। फ्लैश ड्राइव, यूएसबी इज वन टाइप ऑफ फ्लैश ड्राइव। यूएसबी इज वन टाइप ऑफ फ्लैश ड्राइव, ठीक। अब वर्चुअल स्टोरिंग डिवाइस की मैं बात कर लूंगा, जैसे क्लाउड का आपने नाम सुना होगा, है ना, और गूगल ड्राइव्स का, उनका। अभी थोड़ा सा मैं आपको सीडी, डीवीडी और ब्लू रे के बारे में बता दूं, कौन सा मस्त होता है। सीडी आपने देखा होगा कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी का होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डीवीडी का फुल फॉर्म याद रखना है आपको। डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है कि डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ठीक। इसकी कैपेसिटी बहुत कम 10.5 MB पर सेकेंड स्पीड होती है, और कैपेसिटी वही मान लो 4 से 17 जीबी तक होती है। पर ब्लू-रे की वाओ वाओ वाओ, बीडी ब्लू-रे की जो स्पीड होती है वो 50 जीबी तक हो सकती है, 50। और इसकी जो स्पीड होती है वो भी काफी ठीक ठाक होती है, 36 MB पर सेकेंड। अगला जो है मैग्नेटिक टेप की मैं बात करता हूँ। मैग्नेटिक टेप की बात करता हूँ तो मैग्नेटिक टेप का सिंपल सा मतलब है केबल कैसेट्स। ये एक सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी है, सिस्टमैटिक काम करती है ये, उसको मैग्नेटिक टेप बोलते हैं। ये डिजिटली रिकॉर्डिंग के फॉर्म में होती है, मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग के फॉर्म में होती है। कैसेट्स आर द मॉडर्न मैग्नेटिक टेप्स, मतलब कैसेट्स जो आपने देखा होगा वो मैग्नेटिक टेप्स का एक उदाहरण है। अब वर्चुअल मेमोरी का मतलब क्या होता है, स्टोरिंग कैपेसिटी से ज्यादा कैपेसिटी प्रोवाइड कर देता है, ये वर्चुअल मेमोरी होती है। जैसे आपने किसी फाइल को अगर कंप्रेस कर दिया, तो आपके फोन में 15 जीबी तक रखने का मटेरियल है, लेकिन आपने फाइल्स को कंप्रेस करते 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 आपने 50 जीबी तक का मटेरियल रखा है, क्योंकि आपने उन प्राइमरी फाइल्स को वर्चुअल मेमोरीज में कन्वर्ट करके रखा है। तीसरी बात जो मैं कर सकता हूं वो बफर्स की है। बफर क्या होते हैं, ये टेम्परेरी फिजिकल स्टोरेज के रूप में उपयोग किया जाते हैं जब एक्सट्रॉशन से प्रोसेस फ्रॉम, ठीक है बफर ऐसे ही है, मतलब ठीक है रख सकते हैं। आपने गूगल क्लाउड का नाम सुना होगा, वो ऑनलाइन स्टोरिंग डिवाइसेस हैं, मतलब आप 50 जीबी तक का डाटा क्लाउड्स में स्टोर करके रख सकते हो। दैट इज वेल एंड गुड फॉर यू, ठीक। अब आगे का जो मेरा डिस्कशन है वो है कंप्यूटर में कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। कंप्यूटर में कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, क्योंकि अभी तक जो मेरा डिस्कशन था वो कंप्यूटर से ही रिलेटेड चल रहा था, मतलब अभी जितने मेरे लेक्चर हैं वो सब बेसिक्स कंप्यूटर्स के हैं। तो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर कौन कौन से हो सकते हैं, मैं आपको बताऊं पहले सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो सॉफ्टवेयर नथिंग बट द इंटरफेस बिटवीन द कंप्यूटर एंड यूजर्स, मतलब एक ये आपका कंप्यूटर है, ये आपका यूजर है, इन दोनों के बीच जो इंटरफेस का काम करेगा वही आपका सॉफ्टवेयर कहलाएगा। जैसे मैंने बोला कि मुझे मूवी देखनी है, तो मैंने एक सॉफ्टवेयर ओपन किया वीएलसी प्लेयर। तो वीएलसी प्लेयर इज वन टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर एंड दीज सॉफ्टवेयर इज प्रोवाइड मी टू वॉच द मूवीज एंड ऑल दोज थिंग्स, ठीक। सॉफ्टवेयर को टच या फील नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर सॉफ्टवेयर को निपटाना हो तो उसमें वायरस डाल दो,
वायरस डालते ही सॉफ्टवेयर क्या होंगे, निपट जाएंगे, खत्म, टाटा बाय बाय, फिनिश। अब सॉफ्टवेयर भी दो टाइप्स के हो सकते हैं, पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर हो सकता है, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो सकते हैं। तो नाम से ही पता चल रहा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब जो कंप्यूटर के अंदर प्री इंस्टॉल्ड होंगे, उनको आप डिलीट कर दोगे तो आपका कंप्यूटर फंक्शन नहीं करेगा। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो आप प्ले स्टोर से या कहीं और से इंस्टॉल कर सकते हो, उनको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर के कुछ एग्जांपल्स हैं। इंटरनल कंप्यूटर के ऑपरेशंस को कंट्रोल करने के लिए हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। जैसे 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 सिस्टम सॉफ्टवेयर में भी दो चीजें होती हैं, सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम एंड डेवलपिंग प्रोग्राम। सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम जो होते हैं उनमें क्या क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, ओएस, डिवाइस ड्राइवर्स हो सकते हैं, एंड सिस्टम यूटिलिटी हो सकती है। उसके बाद में डेवलपिंग सॉफ्टवेयर की बात करूंगा तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है वो डेवलपिंग सॉफ्टवेयर होती हैं, लिंकर्स जो होते हैं वो डेवलपिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, लोडर्स जो होते हैं वो डेवलपिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, एंड द लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स जो होते हैं वो डेवलपिंग सॉफ्टवेयर होते हैं। अब डेवलपिंग सॉफ्टवेयर के बिना आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बना भी नहीं सकते हो, क्योंकि विदाउट नोइंग द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, विदाउट नोइंग द लैडर्स, विदाउट नोइंग द लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, you will be not able to making the application software। ठीक, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन से हो सकते हैं, पहला एफटीपी, ठीक, अब जो मेरा डिस्कशन था, जनरल पर्पस एप्लीकेशन कौन कौन से होते हैं और स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन कौन कौन से होते हैं। एफटीपी का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, एफटीपी का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जनरल पर्पस एप्लीकेशन जो होते हैं वो वर्ड प्रोसेसर्स हो सकते हैं, प्री एंड स्पेयर शीट्स हो सकती हैं, इमेज एडिटर्स हो सकते हैं। इसके भी कुछ एग्जांपल हैं जैसे बिलिंग, रिपोर्ट, एटीसी, वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए होते हैं। अब जो मेरा डिस्कशन है वो सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम का है। सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम का मतलब वही जो हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात की थी। तो ये प्रोसेसर के ऑपरेशंस को मैनेज करते हैं, मतलब सीपीयू, सीपीयू को मैनेज करते हैं, तो उसको हम सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम बोल सकते हैं। जैसे ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हो सकते हैं, एमएस डॉस। तो जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर बना था उसमें एमएस डॉस का यूज किया गया था। विंडोज एक्सपी एंड लाइनेक्स, these all are the operating system, and the device drives जो होते हैं वो हो सकते हैं प्रिंटर्स एंड पेन टैबलेट्स, etc। अब डेवलपिंग सॉफ्टवेयर जो होते हैं ये सॉफ्टवेयर, डेवलपिंग सॉफ्टवेयर ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं ताकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जा सके। ठीक, नेक्स्ट, इनके इस्तेमाल से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जा सकता है। जैसे मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करूं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज वन टाइप ऑफ डेवलपिंग सॉफ्टवेयर। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू टेल यू कि प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर इज वन टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर्टिफिशियल लैंग्वेज होती हैं जिनके इस्तेमाल से कंप्यूटर स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर सकता है। जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी दो टाइप्स की हो सकती हैं, पहला लो लेवल लैंग्वेज, दूसरा हाई लेवल लैंग्वेज। एलएलएल का फुल फॉर्म याद रखना है, एचएलएल का फुल फॉर्म याद रखना है। एलएलएल का फुल फॉर्म मतलब लो लेवल लैंग्वेज एंड एचएलएल का फुल फॉर्म मतलब हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक, आई होप आपको इतना समझ में आ गया हो। अब जो लो लेवल लैंग्वेज होती हैं वो कैसी होती हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो
जो लो लेवल लैंग्वेज होती हैं, लो लेवल लैंग्वेज, वो मशीन दो टाइप्स की होती हैं, मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज जो होती है वो बिट के फॉर्म में काम करती हैं, 0 1। इसको कंप्यूटर्स रीड एंड इंटरप्रिटेट कर सकता है। असेंबली लैंग्वेज जो होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? ये कंप्यूटर एंड हार्डवेयर के बीच इंटरफेस का काम करती हैं, असेंबली लैंग्वेज। तो बेसिकली दो टाइप की लो लेवल लैंग्वेज होती है, पहला मशीन लैंग्वेज, दूसरा असेंबली लैंग्वेज। बस इतना तुम्हें याद रखना, उसके बाद कुछ नहीं याद रखना। दूसरी की मैं बात करूं तो HLL क्या होता है? व्हाट इज दिस HLL? हाई लेवल लैंग्वेज। So high level language is a language used to make the specific task. Just like if you are if you want to become a hacker, if you want to become the programmer, if you want to become the front end and back end developer, then you must be know the high level language. Some important high level language are the C++, Java, Algol, है ना, Fortran, लिस्प, पास्कल एंड कोबॉल। आपको ये याद रखना है कि कोबॉल का यूज कहां किया जाता है? तो बी फॉर बिजनेस, तो बिजनेस पर्पसेस के लिए हम कोबॉल का यूज करते हैं, कोबॉल लैंग्वेज का। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब जो मेरा नेक्स्ट डिस्कशन है वो हाई लेवल लैंग्वेज के एप्लीकेशन और कहां कहां वो यूज होती हैं उसके ऊपर है। ये हमेशा याद रखना कि उनके यूजेस, एप्लीकेशन और उनके इन्वेंशन किसने किया, अगर ये याद रख सकते हो तो ठीक है, नहीं तो ये याद रखना है कि आपको इन्वेंशन कब हुआ। अब लैंग्वेज, उनके ईयर, डेवलपर कौन कौन से थे और उनका एप्लीकेशन एरिया क्या था, ये बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जाएगा। ठीक, तो बेसिक लैंग्वेज जो थी वो 1964 में डेवलप की गई जॉन्स जी एंड टॉमस के द्वारा, और इसका जो मेन पर्पस था वो एजुकेशनल पर्पस के लिए किया गया था। मतलब जो बेसिक अपनी लैंग्वेज थी, जो भी बेसिक्स लैंग्वेज यूज होती थी वो बस एजुकेशनल पर्पस के लिए थी। लेकिन जब मैंने सी को इंट्रोड्यूस किया, दैट इज द रिमार्केबल लैंग्वेज, एंड दिस लैंग्वेज इज अ सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बिकॉज इफ यू वांट टू प्रोग्राम एनी टाइप ऑफ program, if you want to program any type of system, then you must be know the C language. So C language is invented in 1972, and the Danish Richard is a founder of this language, and it is applicable for the system programming. It is not applicable for the educational purpose and all those things. It is totally the system programming language. But जब C++ आया ना तो तहलका मच गया, क्योंकि 1983 तक जब सिस्टम ऑब्जेक्ट प्रोग्राम लैंग्वेज, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, C++ इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये क्वेश्चन आएगा कि C++ क्या है और कब इन्वेंट की गई, तो C++ 1983 में इन्वेंट की गई और ये एक ऑब्जेक्ट सिस्टम ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। वेल एंड गुड। फिर कोबॉल आया, तो इसमें दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, कोबॉल का फुल फॉर्म बता दो, और दूसरा क्वेश्चन है कि कोबॉल कहां किस पर्पस के लिए यूज हो सकता है और इसके इन्वेंटर कौन थे। तो हूपर, ग्रास हूपर जो थे, उन्होंने कोबॉल लैंग्वेज को इन्वेंट किया था। तो कोबॉल का फुल फॉर्म जो होता है वो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। मैं दो बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको समझ में आ सके। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज इज द COBOL, and these COBOL is basically used for the business management purpose. मतलब बिजनेस मैनेजमेंट, अब जैसे बिल गेट्स को अपनी कोई बिजनेस चलाना है, अंबानी जी को कोई बिजनेस चलाना है, तो ही वांट टू स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर, हाई लेवल लैंग्वेज, and these software will be developed only with the help of the high level language, and these type of high level language is called of the COBOL.
कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। अब मैंने फोर्टेन का भी नाम ले लिया। अब यहां से प्राइवेट कंपनीज एंटर करना स्टार्ट कर देती हैं। तो फोर्टेन जो है वो फॉर्मूला ट्रांसलेशन की शुरुआत 1957 में हुई, जिसे आईबीएम के एक ग्रुप ऑफ प्रोग्रामर्स ने बनाया था। और इसका यूज क्या था, देखो, फोर्टेन मीन्स फॉर्मूला ट्रांसलेटर। तो फॉर्मूला मतलब समझ में आ रहा होगा, किसी भी चीज का कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो इसका एप्लीकेशन क्या है, कैलकुलेशन। इसका एप्लीकेशन क्या है, कैलकुलेशन। नेक्स्ट जो है वो है लैंग्वेज जावा। द नेक्स्ट लैंग्वेज इज जावा। एंड नेक्स्ट लैंग्वेज इज जावा। तो जावा का कैसे एप्लीकेशन हुआ ये सब देखते हैं अपन लोग। तो जावा जो थी वो 1995 मतलब रिसेंटली, सबसे रिसेंटली जो लैंग्वेज ढूंढी गई है वो जावा। तो जावा इंटरनेट के यूज से इंटरनेट ओरिएंटेड प्रोग्राम होती है। इंटरनेट ओरिएंटेड प्रोग्राम लैंग्वेज जावा होती है। इंटरनेट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी होती है, जावा। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ILSB का फुल फॉर्म बता दो, लिस्ट प्रोसेसिंग। लिस्ट प्रोसेसिंग इज अ LISB। लिस्ट प्रोसेसिंग इज द LISB। लिस्ट प्रोसेसिंग आपको समझ में आ गया। वो 1958 में LISB का इन्वेंट किया और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित लैंग्वेज एप्लीकेशन में यूज हो रही थी। मतलब जो आप सुपर कंप्यूटर्स बना रहे हो, अगर आपको उसमें कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनानी है तो लिस्प का यूज करोगे, लिस्ट प्रोसेसिंग का यूज करोगे, क्योंकि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज हो सकती है। फिर पास्कल नाम के एक साइंटिस्ट के नाम पर एक लैंग्वेज बनाई गई जिसको पास्कल कहा गया। ये 1970 में इन्वेंट की गई और ये एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज की जाती है। साइंटिफिक पर्पस के लिए सिर्फ एक ही लैंग्वेज यूज की गई जो एल्गोल थी। क्या थी, एल्गोल। तो द एल्गोल मतलब एल्गोरिथम लैंग्वेज, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज मतलब कोई भी लैंग्वेज जिसमें एल्गोरिथम कैलकुलेट करने की कैपेबिलिटी हो, वो एल्गोरिथमिक लैंग्वेज एल्गोल कहलाती है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। ये 1958 में इसका इन्वेंशन किया गया था। ये यूरोप और अमेरिका के साइंटिस्टों ने मिलकर किया था। अभी मैं थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स की, क्योंकि सपोज करो आपके पास एक लैंग्वेज है, जैसे मेरे पास C++ में कोई कोड लिखा हुआ है एंड आई वांट टू ट्रांसलेट दिस C++ कोड इनटू द पाइथन एंड जावा, देन I must be want to language translators। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। पहला असेंबलर। असेंबलर्स जो होते हैं वो बाइनरी को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं। कंपाइलर्स जो होते हैं, कंपाइलर्स वो सोर्स कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना। इंटरप्रेटर क्या करते हैं, वो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है ना। इंटरप्रेटर क्या करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं। एक जो मैंने और बात कही थी आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में, ठीक। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो किस लिए यूज होते हैं, तो अभी कंपाइलर आएगा। तो कंपाइलर किसका एग्जांपल है, बता दोगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है कंपाइलर। ये आपका पूछा गया है एमपी सब इंजीनियर में, एमपी सब इंजीनियर। तो आप किसी भी ब्रांच से बिलोंग करते हो, दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू। लैंग्वेज पर फोकस करो, समझने पर फोकस करो, रटते मर जाओगे फिर भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो एक बार कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर जो है वो सोर्स कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। इतनी बात समझ में आ गई। इंटरप्रेटर क्या होता है, वो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। असेंबलर क्या होता है, वो बाइनरी लैंग्वेज को मशीन कोड्स में ट्रांसफर करता है। दैट्स sufficient for you because you are not going to giving the interview of the TCS like multinational companies. You are going to solve the basics MP sub engineers problem. So you must be focused only the MCQ type problem.
आई होप आपको बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक, अब ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या क्या हो सकते हैं बता दो। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हो सकते हैं ये बता दो। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली काम क्या करता है, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम इज प्रोवाइडिंग द इंटरफेस between the user and hardware, because whenever you want to operate your Android phone, then Android is one type of the operating system, and whenever you are using the iPhone, then this iPhone is working on the iOS, मतलब iPhone operating system. So basically there are the two types of operating system. First is the OS, and OS is also the basically divided into two parts. First is the Android OS and second is the iOS. ठीक, तो ऑपरेटिंग सिस्टम काम क्या कर रहा है, वो काम क्या कर रहा है वो आपको दिख रहा है कि यूजर और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस प्रोवाइड करता है। ठीक, ओएस क्या है, कंट्रोल करता है इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है ताकि सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर इजीली रन कर। अब ओएस जो है वो कंट्रोल कर सकता है, कोऑर्डिनेट कर सकता है एंड सुपरवाइज कर सकता है। ओएस क्या कर सकता है, कोऑर्डिनेट कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है एंड सुपरवाइज कर सकता है। कुछ ओएस के एग्जांपल्स अगर मैं बता दूं, कुछ एग्जांपल्स बता दूं, जैसे एमएस डॉस, विंडोज एक्सपी, लाइनेक्स। अब लाइनेक्स जो है ये फ्रीली अवेलेबल ओएस सिस्टम्स है, मतलब आप इसमें चेंजेस कर सकते हो, पर विंडोज फ्रीली अवेलेबल नहीं है। तो टाइप्स ऑफ ओएस की अगर मैं बात करूं तो टाइप्स ऑफ ओएस कौन कौन से हो सकते हैं। पहला, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब ये एक ही यूजर्स को एट अ पर्टिकुलर एक ही टाइम पर यूज करने के लिए बनाया जाता है और ये एक ही टास्क परफॉर्म करता है एट अ पर्टिकुलर वन टाइम। जैसे इसके एग्जांपल देख लो, एमएस डॉस एंड विंडोज 9X। तो एमएस डॉस एंड विंडोज 9X इज द एग्जांपल ऑफ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आई होप इतनी बात आपको। अब पहला कंप्यूटर जो बना था ना वो एमएस डॉस पर ही बना था, ऑपरेटिंग सिस्टम पर। सेकंड की बात कर दो, लाइनेक्स ओपन सोर्स ओएस है, इसको प्राइमरी फॉर पीसी के लिए बनाया गया था लाइनेक्स को, लेकिन ये सिंगल यूज के लिए नहीं है, इसका आप मल्टीपल यूज भी कर सकते हो। दैट इज द ब्यूटी ऑफ लाइनेक्स। और ये हाई सिक्योरिटी है इसमें। लाइनेक्स इज अ मोर हायर सिक्योर देन द अदर ऑपरेटिंग सिस्टम। दैट्स व्हाई द different types of industries are using the Linux at a particular days. And the third thing is MS, मतलब माइक्रोसॉफ्ट डॉस। माइक्रोसॉफ्ट डॉस का फुल फॉर्म बता दो। माइक्रोसॉफ्ट डॉस का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम 1980 में मैक्रोस द्वारा बनाया गया था। और ये पहला कंप्यूटर जो हमने बनाया था ना आईबीएम के द्वारा, वो भी हमने एमएस डॉस से ही बनाया था। ठीक, अब ये तो सिंगल यूजर्स की बात हो गई। अब अगर मैं बात करूं मल्टी यूजर्स के, तो इसमें मल्टीपल यूजर्स अलाउ हो सकते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं 3 यूजर्स लाइसेंस की। जब आप विंडोज अपना एक्टिवेट कराते हो तो आपको टू यूजर्स लाइसेंस की प्रोवाइड की जाती है, 3 यूजर्स। तो बेसिकली उनका पर्पस ये होता है कि एक ही विंडोज के मैं मल्टीपल यूजर्स को लाइसेंस की प्रोवाइड कर दूं ताकि वो चलते रहें। जैसे यूनिक्स, लाइनेक्स, विंडोज 2000 एंड विंडोज 2007, these all are the multiple user
ओएस, ठीक, मल्टीपल यूजर ओएस। अब थोड़ा सा मैं डिस्कशन कर लेता हूं मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स की। तो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हो सकते हैं? तो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में मोर देन वन प्रोसेस का यूज किया जाता है। सेकंड, इसके इस्तेमाल से एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में जाया जा सकता है भले ही पहला एप्लीकेशन रन कर रहा हो। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल है लाइनेक्स, यूनेक्स एंड विंडोज 19.5। वर्ड प्रोसेसिंग, ईमेल, वेब ब्राउजर एंड एंटीवायरस, these all are the operating system and the core is CPU। अगली अगर मैं बात करूं कि बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हो सकते हैं? यूनेक्स। तो अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कि बैच प्रोसेसिंग कौन सा होता है तो उसका आप उदाहरण बता सकते हो यूनेक्स। यूनेक्स इज डिफरेंट फ्रॉम द लाइनेक्स, ठीक ना। अब अगला जो हमारा डिस्कशन है वो बेसिकली है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम पर। जो हम लोग मोबाइल यूज करते हैं उसमें कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम हम लगा सकते हैं। तो बचपन से हमें पता है कि दो ही टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज कर रहे हैं, पहला एंड्रॉइड, दूसरा आईओएस। बट इन सिंबॉलिक भी हो सकता है ना। और हूप जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक ना। अब जो पहला एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम था उसका नाम था कपकेक और उसको बनाया गया था अप्रैल 27, 2009 में। कपकेक याद रखेंगे। उसके बाद जो इन्वेंट हुआ उसे डोनट कहा गया, उसके बाद इक्लेर, उसके बाद फ्रोयो, उसके बाद जिंजर ब्रेड, उसके बाद हनी कॉम, उसके बाद आइस कैप, उसके बाद जेली बीन, उसके बाद किट कैट, उसके बाद लॉलीपॉप, उसके बाद मार्शमैलो, उसके बाद नॉकगॉट, उसके बाद ओरियो, उसके बाद पाई, फिर एंड्रॉइड। और जब एंड्रॉइड आया 2009 में उसके बाद A12 एंड्रॉइड का 12 वर्जन जो है वो अभी 2022 में जनवरी में रिलीज हुआ है। तो इसको याद करने का सिंपल सा तरीका है कि पहला सी से स्टार्ट हुआ है कपकेक, DEFGHIJKLMNOP पी तक, जब तक पाई तक, उसके बाद हम लोग फिर से ए में आ गए एंड्रॉइड में। तो ये होता है उसके इन्वेंशन का पूरा क्राइटेरिया, ठीक। आई होप इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। आई होप ठीक। अब जो अपना नेक्स्ट डिस्कशन है वो है MS ऑफिस। दैट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।